नमस्कार दोस्तों। यूं तो हमारे देश में आए दिन चुनाव आते रहते हैं और मजे की बात है उन चुनावों में जो वादे किए जाते हैं लगभग वही वादे बार बार दोहराकर हर चुनाव में वैसे ही किए जाते हैं। लेकिन क्या इन चुनावों से इन वायदों से बदलाव आता है? क्या ये वादे जो बार बार नेताओं के द्वारा किए जाते हैं इनमें से कुछ भी 10-20% भी वादे पूरे किए जाते हैं? क्या ऐसा है? अगर वास्तव में ऐसा है तो अभी हाल फिलहाल में बिहार में जिस बिहार राज्य में चुनाव हुए हैं उसमें हर 5 साल में राज्य के चुनाव होते आ रहे हैं। लेकिन बिहार की स्थिति जिसके तसाब बने हुए देखते हैं वहां पर कोई भी ऐसा एक आधारभूत बदलाव नहीं देखने को मिलता जिससे हम ये कह सके कि हाँ सच में बिहार में बदलाव आ रहा है। न बिहार में शिक्षा का स्तर बदलता है, गरीबी के आंकड़े बहुत खतरनाक स्तर पर है, पलायन वहां पर रुकने का नाम नहीं लेता है। आज भी आज की तारीख में भी अगर मैं 2 दिन बाद की ट्रेन बुक करता हूँ बिहार से दिल्ली आने के लिए तो हालात देखिए, आपको रिजर्वेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपको सीट नहीं मिलती है। फुल है रेल, इतनी सारी रेलें चलाई जाती हैं, सारी सीटें फुल पड़ी हैं, वेटिंग लिस्ट बहुत बहुत लंबी हो जाती है। तो क्या हालात है दोस्तों, क्या वजह है, क्या मतलब कारण है ऐसे कि ये दुर्गति बनी हुई है? और क्या वास्तव में ऐसा हर जगह, मैं सिर्फ एक बिहार को लेकर बात नहीं करना चाहता हूँ, पूरे देश के सिस्टम को लेकर बात करना चाहेंगे आज हम। और अगर चुनावी वादों पर आ जाऊं तो हमारे देश की हालात ये है कि यहाँ जो बसें हैं, सबसे पहले मैं बसें ले लूं तो जो बसें हैं उनके हालात ट्रक जैसे हो चुके हैं। उनमें ठूस ठूस कर सवारी भरी जाती है, गाड़ियों के ऊपर बसों की छत पर इतना सामान लादा होता है जिसके लिए कि कम से कम एक ट्रक की जरूरत पड़े। ये बसें सड़क पर दौड़ रही है जिनसे हादसे होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लोकल बसों को स्लीपर बस में कन्वर्ट करा जाता है जिसके लिए कोई एहतियात नहीं बरती जाती है, कोई कानून का पालन नहीं होता है। उन बसों में आग लगती है तो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, हादसे होते हैं खतरनाक। ड्राइवर की स्थिति है कि उनको बार 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 नौकरी कराया जा रहा है तो नींद में दुर्घटनाएं होती हैं। ये एक मतलब आम बात है हमारे देश के अंदर जो हो गई है। रेलवे के हाथ इतने बुरे हैं कि ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं, उनके एक्सीडेंट से रोकने के लिए क्या करा जाता है क्या नहीं करा जाता है इस पर कोई बड़ी चीजें, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने तैयार किए आप लोगों के लिए दोस्तों। अभी बस की बात हम कर ही रहे थे और ट्रेन एक्सीडेंट का तो खैर में क्या है कि हो जाता है, बात खत्म हो जाती है, उसके बाद में जिक्र नहीं किया जाता है। अब हाल फिलहाल में आपने एक घटना देखी थी जो हवाई जहाज की दुर्घटना हुई थी, बहुत दुखद दुर्घटना थी जिसमें 250 से ज्यादा यात्री मारे गए थे। हवाई जहाज की यात्रा को सबसे सुरक्षित यात्रा और इंश्योर्ड यात्रा माना जाता है। अभी तक जो भी हादसे होते थे उनमें ब्लैक बॉक्स मिलता था, लेकिन अब हमारे यहाँ पर ब्लैक बॉक्स मिलना भी बंद हो गया। यानी कि हवाई जहाज की दुर्घटनाएं ब्लैक बॉक्स गायब, तो आप उसमें कुछ ये नहीं निकाल पाएंगे कि इस वजह से कारण क्या था दुर्घटना का, हमारे यहाँ पता नहीं चलता है। अब आते हैं हम सड़कों पर, तो जिन सड़कों पर हम चल रहे हैं कौन सा पुल कब गिर जाए, वो चाहे नदी का पुल हो या सड़क का पुल हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पुल ऐसे गिर रहे हैं जैसे ताश के पत्ते, कभी भी कोई भी पुल कहीं भी गिर सकता है। सैनिक हमारे, वो सैनिक जो पिछले 6 महीने से छुट्टी पर बैठे होते हैं कि हमें सड़क से ना भेजा जाए, सड़क से जाने में खतरा है, उनको हवाई सुविधा नहीं दी जाती है। वो वही होता है जिसका डर था, वही होता है। सैनिक सड़क के रास्ते से अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में एक कार आकर 350 किलो आरडीएक्स, जो भारतीय मीडिया ने बताया 350 किलो आरडीएक्स लेकर ठीक उस गाड़ी पे अटैक करते हैं जो ब्लड प्रूफ नहीं थी, पुलवामा जैसे क्षेत्र में। और वो क्षेत्र इतना इतना संवेदनशील क्षेत्र है कि आप अपनी जेब में दिवाली वाले पटाखे रखकर घूम नहीं सकते। वो 350 किलो आरडीएक्स आता है, लेकिन सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं, 46 सैनिक मारे जाते हैं, सैनिकों की जो परिवार है वो खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो गए, लेकिन उसकी जांच नहीं होती है। सैनिक मर गए, कोई जांच नहीं होती है। अरबों रुपए खाने के बाद भी जो नदियों के हालात हैं हमारे, जो किसी भी आप एक नदी को उठा लीजिए, यहाँ तक कि जिस नदी को माँ कहा जाता है, माँ गंगा, आप उसके हालात देख लीजिए, बहुत बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं, साल दर साल बढ़ती जा रही है। और
ये तब हालात है जब गंगा यमुना बाकी नदियों पर करोड़ों अरबों रुपए का बजट हर साल लिया जाता है कि नदी को साफ करा जाएगा, लेकिन उस बजट को डकार लिया जाता है। नदियों की हालत जैसे वैसे ही बनी रहती है। मानसून आ जाए थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, इसके अलावा सच में कोई फर्क नहीं आता है। इसके अलावा अगर मैं शिक्षा की बात करूं, शिक्षा के नाम पर स्कूल जो है, सरकारी स्कूल, वो तो बंद करे जा रहे हैं। अभी यूपी में 5,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। एक बड़ा प्लान था कि और ज्यादा स्कूल बंद करे जाने, अब नहीं तो वो आगे हो जाएंगे, क्योंकि जिस चीज पर कार्य ये लग गए वो बंद होना होता है। तो दोस्त, सरकारी स्कूल बंद करे जा रहे हैं जहां पर गरीब का बच्चा पढ़ सकता था। ऐसा नहीं हो सकता था कि उन स्कूलों की हालात सुधार दी जाए, वहां के रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करे जाए, जो पढ़ाने वाले टीचर्स है, प्रिंसिपल्स, उनकी जिम्मेदारियां तय करी जाए, उनको कसा जाए। जब प्राइवेट स्कूल में टीचर्स की, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी तय होती है, उनको कसा जाता है, वहां के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, वहां के बच्चे अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो सरकारी स्कूल के तनख्वाह लेने वाले अध्यापकों की, प्रिंसिपल के ऊपर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? वहां के हालात क्यों नहीं सुधारे जा सकते? लेकिन नहीं करा गया। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बाकी स्कूलों की फीस इतनी बढ़ गई है प्राइवेट स्कूलों की, आज गरीब मुंह दिखता है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, क्या करना है, कहाँ होगा। बड़ी ये सब चीजें सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ, शिक्षा के साथ, अगर मैं गरीबों के लिए चिकित्सा की बात करूं, उनके इलाज के लिए बात करूं, तो दोस्त, उनके लिए सरकारी अस्पताल के नाम पर सिर्फ एक मजाक करा जाता है। मैं खुद गाजियाबाद में रहता हूँ। गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल है सरकारी, एमएमजी, वहां पर लोग जाने से डरते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाना पसंद करते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इसी गाजियाबाद के अंदर इंदिरापुरम क्षेत्र में एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री, हमारे देश की राष्ट्रपति आती हैं, उस प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन करती हैं। क्या इस प्राइवेट अस्पताल में जिसका वो उद्घाटन करके गए हैं, किसी गरीब का इलाज हो पाएगा? किसी भी बड़े प्राइवेट अस्पताल में गरीब की एंट्री तक नहीं हो सकती, क्योंकि वो पहले पूछते हैं कि भाई इतना बिल है, कितना जमा करा रहे हो। तो ये हालात है देश के दोस्त। अस्पताल को सुधारने के, बढ़ाने के बजाय प्राइवेट अस्पतालों के उद्घाटन करने हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रांत के मुख्यमंत्री, ऐसे ऐसे लोग आते हैं। तो उस चीज से आप हॉस्पिटल वाले की पावर का अंदाजा लगाइए। माफी चाहता हूं। क्या अगर वो किसी के साथ जुल्म करेगा, किसी के साथ गलत करेगा, किसी के साथ ज्यादती करेगा, तो किसी साधारण इंसान की हिम्मत होगी कि उस अस्पताल के खिलाफ आवाज उठा सके? ये हमारी सरकारी व्यवस्था है, हमको अब इस समय दी जा रही है। हाँ, अगर मैं फिलहाल इन चीजों से बाहर आऊं, नॉर्मल एक बात करूं कि भाई हमें सिर्फ अपने घर में चैन से हम बैठ सकते हैं या काम धंधे पर जा सकते हैं, तो साहब अब वो भी पॉसिबल नहीं है। फिलहाल फिलहाल हमारे देश की, खासकर हमारे क्षेत्र के दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं, तो हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि उसके आंकड़े छुपाने के लिए सरकार नए नए हथकंडे अपना रही है। सरकार जहां पर मीटर लगे हैं AQI चेक करने के लिए, उन पर पानी की बौछार लगातार करा रही है ताकि कम से कम दिखाई दे। हम लोग इस वक्त ISBT आनंद विहार के पास हैं और ये MCD के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ ये गोल गोल घूम रहे हैं। आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा ऐसा चमत्कार कि 100 मीटर भी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि 30 मीटर का एरिया है। 30 मीटर के एरिया में ये 2 ट्रक, आप देखिए तीसरा ट्रक भी आ गया है। ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन, ये सरकार का पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है। इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक, वो देखिए, वो बिल्कुल इस मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के ये छिड़काव करते हुए। हवा इतनी जहरीली है कि काफी डॉक्टर्स, काफी बड़े, जिनको मैं कह सकता हूं कि जो उसके जानकार हैं, वो क्लियर डिक्लेरेशन दे चुके हैं कि ये क्षेत्र इस समय स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स और बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। सेफ तो खैर किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन इन 2 के लिए स्पेशल वार्निंग है कि अगर हो सके तो ये एरिया छोड़ दीजिए। लेकिन सरकार को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं लिया जा रहा है जिससे ये माना जा सके कि भाई एयर क्वालिटी जो हमारी वो सुधरेगी, हमें साफ सांस मिल पाएगी। इस संबंध में कोई ऐसा स्टेप नहीं है। हाँ, आंकड़े छुपाने के लिए जरूर नई नई चीजें करी जा रही है। और अभी इसी हाल में, इसी जहरीली हवा के बीच में मैराथन रेस जैसे कराने के प्रस्ताव आ चुके हैं, बोर्ड लग चुके हैं दिल्ली में कि मैराथन कराई जाएगी इस जहरीली हवा के अंदर। तो ये हमारी सरकार की सोच है। खैर,
देशभक्त सरकार है, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं कह सकता। आगे आते हैं दोस्त, खाने की चीज की अगर मैं बात कर लूं, हमारे देश में पनीर तो आप बिल्कुल नकली खा ही रहे हैं। पनीर अगर आप खा रहे हैं तो उसको आज ही बंद कर दीजिए कि मैं उस फलाने दुकान से लाता हूँ, मैं ढिकड़ी दुकान से लाता हूँ। भाई कोरा जहर मिल रहा है पनीर के अंदर। इसके अलावा भी बाकी छोटी चीजें अगर आप जो भी खा रहे हैं, जो खाने की चीजें, उनमें किसी भी चीज की कोई भी नियमावली लागू नहीं होती उनको बनाने में। आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए, उनके किचन में जाए, उनके हालात देखिए क्या है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके हालात देखिए वो कैसे खाना बना रहे हैं, किस तरीके से खाना बन कर रहा है। जो मार्केट में सोयाबीन चाप मिलती है, जो पनीर मिलता है, जो और खाने की चीजें मिलती हैं जिनको हम बड़े स्वाद से खाते हैं आज के दौर में, आप उनकी वास्तविकता देखिए। तो कहाँ पर है हमारा जो खाद्य विभाग है, जो जो कहते हैं ना जांच विभाग भी होता है खाद्य विभाग के अंदर, वो क्या करता है? यानी कि उसका काम सिर्फ पैसे लेकर बैठ जाना है, बाकी जो मर्जी करते रहो। क्योंकि बाकी किसी देश में, एक संपन्न देश में, अगर मैं ये इंडिया पाकिस्तान वाले ही छोड़ दूं, तो बाकी किसी भी देश में अगर आप खाने की किसी भी चीज में कंपनी में जाएंगे, वहां पर इतने स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस हैं कि आपको देखकर यकीन भी नहीं आएगा कि हाँ, खाना ऐसे तैयार करा जाता है जिसको हम लोगों को दिया जाए। लेकिन क्या हमारे देश में कोई रूल रेगुलेशन है खाने को लेकर? कहीं पर कोई कार्रवाई कोई खाद्य विभाग लेता है? एक FSSAI करके सर्टिफिकेट आता है, नंबर आता है, अगर वो आपके प्रोडक्ट पर नहीं लिखा है तो आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, चालान है। लेकिन उसे पैसे में ले सकते हैं आप, फिर आप लगाकर बेच दीजिए, कुछ भी बनाकर बेच दें आप, उससे उसको मतलब नहीं है। उनको अपनी फीस से मतलब है, मिल गई, दैट्स ऑल, खत्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं अस्पतालों पर आऊं, जिन सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा था, जो कुछ अस्पताल भी कहीं पर है, तो भी आपने खबर सुनी होगी कि हाल फिलहाल में एक अस्पताल के अंदर नवजात बच्चों को चूहों ने कुतर कर मार दिया। छोटे छोटे से बच्चे, जो नर्सरी होती है, उस नर्सरी में इतने बड़े चूहे कि उन्होंने बच्चों को कुतर दिया और बच्चों की वहां पर मौत हो गई। वो छोटे छोटे बच्चे कितने दर्दनाक मौत मर रहे होंगे। ये हमारे देश के हालात है। मैं उस देश के हालात बता रहा हूँ जो अपने आप को दूसरी और तीसरी, इस दुनिया की दूसरी और तीसरी अर्थव्यवस्था में बताते हैं, अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं, अपना बताते हैं कि डंका हमारी पूरी दुनिया में बज रहा है। मैं उस देश की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अस्पताल में एक नर्सरी में छोटे छोटे बच्चों को चूहों ने कुतर कुतर कर मार दिया। बाकी सुविधाओं को तो मैं आपको क्या बताऊं। तो ये हालात हमारे सरकारी अस्पतालों के, और उन सरकारी अस्पतालों के ऐसे हालात होते हुए हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रांत के मुख्यमंत्री प्राइवेट अस्पतालों का उद्घाटन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। जो सरकारी स्कूल है, जो बच्चे कुछ सरकारी स्कूल है, उन सरकारी स्कूल में जो गरीब के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जब वो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं तो उनको मिड डे मील के नाम पर एक खाना दिया गया कि बच्चे को पोषक खाना मिलेगा, उनकी सेहत सुधरेगी। या दूसरी चीज ये थी, खाने के बहाने से गरीब के बच्चे पढ़ने आ जाएंगे, क्योंकि बहुत बुरे हालात है हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के। ये दोनों ही कारण थे। जब बच्चे वहां पर आते हैं, मिड डे मील को परोसा जाता है, तो मिड डे मील के नाम पर एक रिपोर्टर है, जब दिखाया कि बच्चों को नमक से रोटी खिलाई जाती है, वो रिपोर्टर आप क्या हालात हुआ था आप जानते हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। जब खाना दिया जाता है, उस खाने को खाकर भी बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो ये वास्तविकता जिसको कोई भी मीडिया, कोई भी रिपोर्टर दिखाना नहीं चाहता है, क्योंकि ये बात सरकार के खिलाफ जाती है। तो सरकारी स्कूल के पहले हालात ऐसे है कि वहां पर, अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, कि उस वीडियो में वो बच्ची बड़ी मायूसी होकर ये कह रहे थे कि बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है, क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो बारिश होती है इधर उधर, धूप ज्यादा होती है तो उसको घर जाना पड़ता है, धूप भी बारिश लगता है बंद तो होती है तो भागना वापस पड़ता आती है है। इस हालात में बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे देश के अंदर, बहुत तकलीफ होता है। वो सरकारी स्कूलों के हालात। बारिश होती है तो क्या लेकिन करते हो, जहाँ घर पर चली छत जाती है, है बच्चे बैठ रहे हैं, तो मिड डे मील दिया जा रहा है, तो मिड डे मील खाकर वो बीमार पड़ रहे हैं। मतलब पढ़ने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है बच्चों को, किस स्थिति से नहीं गुजरना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारी सरकारें, मैं किसी भी एक सरकार को नहीं जा रहा हूँ, ये मेरी बात ध्यान रखना, मैं सभी सरकारों के लिए कह रहा हूँ। हमारी सरकारें घोड़े बेचकर सो रही है, शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, देश के आने वाले भविष्य के लिए इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। ये सिर्फ अपने मौज मस्ती के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, दूसरों के विधायक खरीदने तोड़ने के लिए, या अपने चुनाव में लाखों अरबों रुपए खर्च करने के लिए ही सिर्फ बैठे हैं। बच्चों पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता है? चाहे वो अस्पताल में मर रहे हो, मिड डे मील खाकर बीमार हो रहे हो, या स्कूल में बिना छत के धूप में बारिश में बैठे हो, या नाला पार करके स्कूल में जा रहे हो, कीचड़ से निकल कर अपने पैंट जूते
ऊपर करके और पैंट जूते हाथ में लेकर उन्हें स्कूल जाना पड़ रहा है। उन पर ध्यान क्यों नहीं जाता इन नेताओं का? बेशर्मी साध कर बैठे हैं ये लोग और हम एक इनके पीछे लगे रहते हैं, फलाना जिंदाबाद, ठिकाना जिंदाबाद, अब की बार ये सरकार और अब की बार वो सरकार, यहाँ पर ये जीता कर रहेंगे, वहां पर वो जीता कर रहेंगे। गलती नेताओं की नहीं, बेवकूफ हम लोग हैं। हम ही बेवकूफ है भाई, हमारी बुद्धि में कुछ आता है नहीं, हम भर लगे पड़े हैं जय जयकार करने। यानी कि एक आदमी की इनकम में एवरेज अगर पकड़ लो 30 रुपए दिन की है, तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हमारे नीति आयोग के अनुसार गरीब नहीं है। अब इनके आंकड़ों के अनुसार तो गरीब नहीं है, लेकिन 50-100 रुपए डेली कमाने वाला कितना अमीर है तो होता है, वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं नीति आयोग के आंकड़े हटाकर अलग रख दूं तो देश में गरीबी के हालात 50% से ऊपर जाएंगे। और ये गरीब 100 से 200 रुपए कमाने के एवरेज मार रहा हूं मैं, इनके 17 और 23 रुपए पर नहीं जा रहा हूं, मैं 100 और 200 रुपए की बात कर रहा हूं जो प्रतिदिन कमाते हैं। इतने एवरेज लोग, इतना एवरेज कमाने वाले लोग हमारे यहाँ पर 50% से ज्यादा है। उसके बावजूद हम अपने आप को दूसरी और तीसरी अर्थव्यवस्था बताते हैं। वो क्यों बताते हैं? क्योंकि चंद पूंजीपतियों के हाथ में बहुत बड़ा खेल है, चंद पूंजीपतियों के हाथ में हमारी अर्थव्यवस्था है। वही चंद पूंजीपति हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, वही चला रहे हैं हमको और वही हमें सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन हमें क्या है? हमें कुछ नहीं भाई, हमें धर्मांधता, हम धर्म के पीछे भाग रहे हैं, हमें धर्म बचाना है। बच्चे हमारे किस हालात में जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, मतलब अपने बच्चों से नहीं, मैं उन सभी बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो मुफलिसी से गुजरते हैं, जो पढ़ने के लिए लड़ रहे हैं। मेरी लड़ाई उन बच्चों के लिए, मेरी आवाज उन बच्चों के लिए। उन बच्चों के हालात क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है धर्म से। मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है, मुझे धर्म में ये करना है, मुझे धर्म में वो करना है। यहाँ तक कि आजकल बाबा जो मार्केट में आए नए, इन्होंने धर्मों की ठेकेदारी ले ली है और धर्मों को बढ़ावा देने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी एक बाबा है वीरेंद्र शास्त्री, ये एक यात्रा निकाल रहा है, कह रहा है कि हम हिंदुओं को जोड़ेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मेरे भाई, किन हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हो आप? जिन हिंदुओं की बात कर रहे हो उनके शमशान घाट तक अलग अलग है गांवों में। सबसे पहले जाकर उनके शमशान घाट तो कराओ। यात्रा पात्रा को ड्रामे, ये राजनीतिक यात्राओं के ड्रामे बाद में करना। गांवों में जाओ, असलियत देखिए। मरने के बाद तक आप एक दूसरे के कब्रिस्तान में या शमशान घाट में जला नहीं सकते हैं। जाति के हिसाब से शमशान घाट बटे हुए हैं हमारे देश के अंदर। बाकी पानी पीने और खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। जब मरने के बाद यहाँ समानता नहीं हो सकते, हम उस धर्म को लेकर, उस आडंबर को लेकर भाग रहे हैं। अगर आपको यात्रा निकालनी तो जाति के लिए निकालते हैं भाई, कि जाति खत्म करो, जाति का कोई सरनेम रहेगा ही नहीं। आज के बाद में ही डॉक्यूमेंट्स में सभी के नाम के आगे पिता का नाम लगा दो। जैसे मेरा नाम रवि चौधरी है तो रवि केशव नाम कर दो। किसका नाम विक्रम सोलंकी है तो उसका नाम विक्रम, उसके पिता का नाम विक्रम, जो भी नाम हो उनके पिताजी का, रामेश्वर और विक्रम रामेश्वर कर दो। सबसे बढ़िया उपाय है, लेकिन नहीं करोगे आप लोग, क्योंकि आपके बराबर में चलने वाला एक दूसरा जो पाखंडी है वो कहता है कि जो ब्राह्मण के पैर को धोने में जो पानी खर्च होता है वही पानी आपके पूर्वजों को ऊपर जाकर मिलता है पीने के लिए। तो जब पहले इतनी बड़ी मानसिकता लेकर बैठो आप लोग, तो किस धर्म की बात कर रहे हो भाई? किस हिंदू एकता की बात कर रहे हो? जब आप मंच पर बैठते तो आप कहते हो कि छूना नहीं, अछूत है, हमें नहीं छूना। वहां तुम्हारा ब्राह्मणवाद जाग जाता है, वहां तुम्हारी मनवादी सोच, विकृत सोच जाग जाती है। सड़क पर नाटक कर रहे हो कि आप हिंदुओं को जोड़ोगे, खुद के हालात सुधरने रहे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे फिर ये चीज बताना चाहता हूँ, इन बाबाओं की, इन पाखंडियों की कोई औकात नहीं है। ये सिर्फ सरकारी संरक्षण पर पलने वाले लोग हैं जो आपको मूव करते हैं कि आपको किस तरफ जाना है। ये धर्म की आड़ में आपसे राजनीतिक खेल खेलते हैं और बड़े आराम से वो काम कर देते हैं जो नहीं होना चाहिए। आपको जिन मुद्दों पर सरकार बनानी चाहिए, जिन मुद्दों पर आपको नेताओं से बात करनी चाहिए, जिन मुद्दों को आपको लेकर सड़क पर जाना चाहिए, उन मुद्दों को तो पता ही नहीं चलता कहां चले गए वो मुद्दे। अभी हमारे यहाँ पर हर एक राज्य में 5 साल में सरकार बन रही है। क्या किसी भी एक राज्य में आप मुझे सभी स्कूलों की हालत अच्छी दिखा दोगे सरकारी की? क्या सारे सरकारी अस्पतालों की हालत अच्छी दिखा सकते हैं आप मुझे? क्या सभी प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल के लेवल के दिखा सकते हैं आप मुझे? क्या रोजगार की हालत सभी राज्यों में बहुत, किसी भी एक राज्य में बहुत बेहतर हो चुकी है कि वहां पर अब रोजगार के लिए दूसरे क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ रहा है? किसी भी एक राज्य की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ये मुद्दे नहीं है हमारे पास, ये मुद्दे हमारे दिमाग में आने ही नहीं दिए जाते।
हमारे दिमाग में दिया जाता है, इलेक्शन आता है कि आपके खाते में इतने रुपए पहुंचा दिए जाएंगे, हम लग जाते हैं जी खाते में पैसा। अरे अभी अभी के हालात में बताओ, बिहार में इलेक्शन हुए, दिल्ली से लोग ट्रेन भर भर कर चले गए क्योंकि खातों में कुछ लोगों के 10-10 हजार रुपए आ गए थे, तो बाकियों को लगता है अरे भाई हमारे मोहल्ले में उसके 10 हजार रुपए आ गए, अब हमारे भी आने वाले, चलो वोट लेकर आते हैं। ट्रेनें भरी हैं, फटाफट फटाफट यहाँ से जाकर वहां पर वोट दी गई है। इलेक्शन खत्म हो गया, अब आप वापसी की ट्रेन बुक करा कर देखिए बिहार से, आपको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वापस यहीं पर तो आना है मजदूरी करने के लिए। वहां तो सरकार बन गई, हम हिंदू भी बन गए, 10-10 हजार रुपए भी आ गए, या जिनके आने होंगे आ जाएंगे, लेकिन अब वापस पत्थर तोड़ने के लिए, सड़क बनाने के लिए जो मजदूर चाहिए, वो सारे मजदूर वापस आ रहे हैं यहीं पर। भाई ये हालात है ऐसे राज्य के जहां पर 10 हजार के नाम पर वोट डल जाती है और मेन मुद्दे जो है वो गायब हो जाते हैं। तो जरूरत इन चीजों की है, बजाय किसी पाखंडी के चक्कर में आने के, बजाय किसी झूठे नेता के चक्कर में आने के, अपने वास्तविक मुद्दों को तो समझिए कि आपकी जरूरतें क्या है। आपका बच्चा जहां पढ़ने जा रहा है, क्या आपने उसी स्कूल के लिए वोट दिया था कि आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा? जब आपके घर में कोई बीमार होता है तो जिस अस्पताल में आप लेकर जाते हैं सरकारी में, एक बार पूछना कि क्या सच में मैंने ऐसे ही अस्पताल के लिए वोट दिया था, या ऐसे ही स्कूल या अस्पताल का सपना जो दिखाया था क्या वो यही स्कूल और अस्पताल थे? एक बार पूछना या सोचना अपने आप से कि जब आप बिहार से दिल्ली या दिल्ली से बिहार जाते हो, जैसी ट्रेन के हालात में आप लटक कर भर कर जाते हो, जानवरों को भी अच्छी कंडीशन में लेकर जाया जाता है, क्या उसी हालात के लिए आप वोट देते हो? वही हालात है, वही ट्रेनें हैं जिनका आपसे वादा किया जाता है, लेकिन पता नहीं किस उसमें आप लोग क्या सोचते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीजें मैं आपसे बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपके अपने लिए बता रहा हूँ, मेरी किसी से कोई ज्यादती वो नहीं है कि भाई मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, इसके खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं अपने देश के पक्ष में बोल रहा हूँ, मैं अपने देश के लोगों के पक्ष में बोल रहा हूँ, मैं अपने देश के बच्चों के भविष्य के लिए बोल रहा हूँ। कोशिश करिए, जो हो गया ठीक है, लेकिन आगे से इन सवालों को, इन मुद्दों को ज्वलंत करिए, मांग करिए नेताओं से कि हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में, हमारे गांव में पहले ये चीजें हो, तब हमसे वोट की बात करी जाए, वरना हम बहिष्कार करेंगे। नमस्कार।